हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से आप लोगों की चल रही होगी। तो उन्हीं एग्जाम से रिलेटेड यानी बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं जो कि जिनके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, या अगर वो क्वेश्चंस ना भी आए तो उस टाइप के क्वेश्चंस आने की चांस काफी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं जब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं या तो वो क्वेश्चन सीधे आ जाते हैं या उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये है, ऐसा हम मानते हैं और आप लोगों को भी लगता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मेरा सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि मैंने प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर्स मैंने देखे हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबली आए हैं, समझ रहे हैं ना आप, कि कौन कौन से क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं या जिस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं उन टॉपिक से मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी देखेंगे और साथ ही साथ ऐसे कौन कौन से उसमें टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन और बन सकते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में समझेंगे, बस वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किया है ये है कलर से रिलेटेड। हमने लिटमस पेपर के बारे में तो पढ़ा ही है। लिटमस पेपर देखो, हम कोई क्वेश्चन करेंगे उसके साथ में बेसिक नॉलेज भी हम लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से जरूर समझिएगा कि इसमें जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस इन अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले ना आपको यह पता होना चाहिए कि ये लिटमस है ना, लिटमस पेपर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो लिटमस पेपर है वो एसिडिक मीडियम में यानी एसिड में ये रेड रहता है। मतलब लिटमस पेपर का एसिडिक मीडियम में जो कलर रहता है वो रेड रहता है और बेसिक मीडियम में इसका जो कलर है वो ब्लू रहता है। ये बात आपको सबको अच्छे से पता हो। अगर हमें पता हो कि ये कोई लिटमस पेपर हमने लिया है और उसे हमने एसिडिक मीडियम में डाला, तो अगर वो ब्लू है तो वो रेड में टर्न हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, ठीक है, उसको हमने बेसिक मीडियम में डाला है तो वो कैसा हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है, तो ये चीज आप नोट भी कर लीजिएगा, पेन पेंसिल लेके बैठिएगा। ठीक है, कॉपी भी लेके बैठिएगा, उससे थोड़ा सा नोट करते रहिएगा। तो हम जो समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि भाई लिटमस का अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कैसा कलर होगा, कलर। अब ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये कैसा होता है ये भी तो पता होना चाहिए। शायद आपने सुना हो कि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, ये बेसिक होता है नेचर में। अब एक बात बताइए, अगर ये बेसिक है तो लिटमस सॉल्यूशन का इसमें कलर कैसा होगा, ब्लू। क्या होगा, ब्लू। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है, ध्यान रखना। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NH4OH। लिख भी लेना एक जगह, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला होता है ये NH4OH। अब लिटमस पेपर के बारे में तो आपको पता लग गया ना कि एसिडिक मीडियम में कैसा रहेगा, रेड, बेसिक मीडियम में कैसा रहेगा, ब्लू। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में तो ये ब्लू रहने वाला है। अगर मान लीजिए कोई एसिड हम ले लें, मान लीजिए HCl में कैसा कलर रहेगा, भाई ये रहेगा रेड। या H2SO4 में कैसा कलर रहेगा, ये रहेगा रेड। ये आपको ध्यान रखना है। यानी HCl हो, H2SO4 हो, या कोई भी एसिड हो, एसिटिक एसिड हो, कोई भी एसिड होगा उसमें कलर कैसा रहेगा, रेड। अब जो बेसिक सॉल्यूशंस होंगे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखना ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं NaOH। या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है KOH। या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इन सब में कैसा रहेगा, वो लिटमस सॉल्यूशन कैसा रहेगा, इन सभी में ब्लू रहने वाला है और इनमें कैसा रहेगा, रेड। इसमें एक और लिख लो HNO3, इसमें रहेगा रेड। ये आपको ध्यान रखना, इन सब में ब्लू रहेगा, ब्लू। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, इसमें सब में किसमें क्या रहेगा, ब्लू, और इसमें कैसा रहेगा, रेड। ये आपको ध्यान लिखना है। ठीक है, लिख भी लीजिएगा, साथ साथ लिखते रहिएगा और याद भी आपको होता जाएगा साथ साथ में। ठीक है, अब हम कुछ एक दो इंडिकेटर और देख लेते हैं। मान लीजिए लिटमस नहीं होता, कोई और होता इंडिकेटर यहां पे, तो हम क्या आंसर लिखते, तो उसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो आई थिंक आपने नोट कर ही लिया होगा। देखिए, अब ये 2 इंडिकेटर्स और हैं, एक तो है फिनोप्थिलीन और एक है मिथाइल ऑरेंज। इनके भी बारे में समझ लेते हैं कि अगर कोई एसिड है या बेस है वो फिनोप्थिलीन में कैसा कलर शो करेगा या मिथाइल ऑरेंज में कैसा कलर शो करेगा। तो ये भी आप एक बार नोट कर लीजिएगा। देखिए, फिनोप्थिलीन ना एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है। कैसा रहता है, कलरलेस। बात ध्यान अच्छे से समझ लीजिएगा, फिनोप्थिलीन एसिडिक मीडियम में कैसा रहेगा, कलरलेस, और बेसिक मीडियम में ये हो जाता है पिंक। लिख लीजिएगा, ध्यान रखना इस बात को। और देखो, ये जो प्रैक्टिकल्स हैं, मतलब एक्चुअली ना ये जो टॉपिक है वो प्रैक्टिकल्स के हैं। आपने हो सकता है प्रैक्टिकल किए हो तो वहां पे आपको टीचर्स ने आपके ने दिखाया होगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर नहीं भी दिखाया है
तो यहां से आप एक बार नोट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, ये बात ध्यान रखें, इसमें पता है कैसा रहता है, ये रेड रहता है और इसमें रहता है येलो, ये बात आपको समझ लेनी है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में कैसा रहेगा, रेड, और बेसिक मीडियम में कैसा रहेगा, येलो, ये चीज आप याद कर लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास NaOH सॉल्यूशन है, अभी आपने देखा ना, अगर हमारे पास NaOH सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें अगर हम मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो, यानी बेसिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज कैसा कलर देता है, येलो कलर देता है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये वैसे ऑरेंज कलर का होता है, न्यूट्रल अगर होगा तो ये ऑरेंज कलर का होगा लगभग, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ओके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते थे ये हमने समझा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको भी, और इसके थ्रू हम ना एक अपना टॉपिक क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। उम्मीद है आप लिख भी रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें पता क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको जरा ध्यान से समझना है, पता है इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का पहले मतलब समझने की, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये बीकर है हमारे पास और इसमें डिस्टिल्ड वाटर है, मान लीजिए डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने इसमें 2 वायर इसमें ऐसे करके डाले और यहां पे इसके कनेक्शन हमने, जो वायर है ना जो इसमें डाले हैं उसका कनेक्शन हमने बैटरी से कर दिया और यहां पे हमने बल्ब को लगा दिया है, तो ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। थोड़ा पास पास बन गया फिगर, तो आपको आई थिंक दिख ही रहा होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, अभी इसमें डिस्टिल्ड वाटर है, देखो ध्यान रखना, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है ना, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसमें कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते, मतलब आपको पता है ना जो वाटर हमारे पास होता है ना टैप वाटर, उसमें बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, या हो सकता है कुछ उसमें मिनरल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, यानी आयंस उसमें होते हैं इसमें टैप वाटर में। बट उससे सारे मिनरल्स सारे आयंस अगर निकाल लिए जाएं, सेपरेट आउट कर दिए जाएं, तो जो वाटर जो बचेगा बिल्कुल प्योर वाटर, जिसका फॉर्मूला जस्ट H2 होगा, उसमें कोई भी इंप्योरिटी प्रेजेंट ना हो, उसको हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। अब एक बात जरा सुनिएगा, अब ये मान लीजिए हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर है, ये H2O है, इसमें डिस्टिल्ड वाटर है। अब यहां से यहां तक मान लीजिए ये जो हमने अपरेटस लगाया है, अगर ये सॉल्यूशन अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा, पता है क्यों, क्योंकि भाई ये कनेक्शन यहां से यहां तक है, ये भी कनेक्शन यहां से यहां तक है, बट इसमें किस बात की कमी है कि यहां से यहां तक करंट कैसे जाएगा, अगर ये करंट यहां से यहां चला जाएगा तो फिर ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से यहां तक करंट जाने के लिए क्या होगा भाई, यहां से यहां तक करंट जाएगा तभी जब ये सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब क्वेश्चन का मतलब पता क्या है कि अगर एक्वस सॉल्यूशन हो किसका, एसिड का, तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अगर ना हो मतलब अगर कोई डिस्टिल्ड वाटर हो तब वो क्यों नहीं करेगा। तो देखो पहले एक बात ध्यान रखना, चाहे इसमें एसिड प्रेजेंट हो, चाहे इसमें कोई साल्ट प्रेजेंट हो, या इसमें कोई बेस प्रेजेंट हो, कोई भी इसमें से प्रेजेंट हो, बात समझ लेना अच्छे से, चाहे इसमें एसिड प्रेजेंट हो, चाहे इसमें बेस प्रेजेंट हो, चाहे साल्ट, कोई भी अगर इसमें कोई भी चीज इसमें से तीनों में से प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या दिया है, एसिड के बारे में कहा है, तो एसिड होगा तो कंडक्ट करेगा, बेस होगा तब भी करेगा, सॉल्ट होगा तब भी करेगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता कि करेगा या नहीं करेगा तो आप बता सकते हैं यस, डिस्टिल्ड वाटर होगा तो कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये अगर एसिड हो, बेस हो या कोई सॉल्ट प्रेजेंट हो तो ये तीनों करेंगे, जो आपके चैप्टर जो है ना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट उसी से टॉपिक है, ठीक है। तो अब आपको इसका रीजन देना है कि क्यों करेगा, क्वेश्चन में कह रहा है ना, उस क्वेश्चन में इसमें कहा है कि एक्सप्लेन व्हाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों करेगा इसका रीजन बताना है। देखो आप एक बात ध्यान रखना, सभी एसिड्स में एक चीज कॉमन है, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, यानी कि उसमें क्या कॉमन है, तो आपको बताना। देखो एसिड्स का फॉर्मूला हम अगर लिखना चाहें तो क्या होता है, ये होता है HCl है, HNO3 है, ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला H2CO3 होता है। तो इसमें एक चीज कॉमन है सभी में, क्या, अगर ये H2SO4 ब्रेक डाउन होगा तो क्या निकालेगा H+ और साथ में SO4 2-, मालूम है ना, HCl से भी H+ निकलेगा और Cl- निकलेगा, HNO3 से भी H+ निकलेगा और NO3- निकलेगा, इससे भी H+ निकलेगा और साथ में CO3 2- निकलेगा। यू नो ऑल एसिड्स में क्या कॉमन होता है, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा, लिख लो एक बार, ठीक है। अब आपको क्या समझना है इसमें, यह समझना है कि इसमें क्या कॉमन है,
सभी एसिड्स में क्या कॉमन है? सभी एसिड्स में कॉमन ये है कि H+ आयन डिसोसिएट करते हैं, यानी ये प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो अब एक बात बताइए, देखो एक बात अच्छे से समझ लेना कि कोई भी सॉल्यूशन, ध्यान से समझना, कोई भी सॉल्यूशन तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा जब उस सॉल्यूशन में आयंस होंगे। अब एक बात बताइए, अगर मैं इसमें एसिड डाल दूं तो क्या आयंस बनेंगे? नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। कौन कौन से आयंस बनेंगे? जो भी आप एसिड डालोगे तो H+ आयन भी बनेगा और साथ में जो उसका सॉल्ट होगा, है कि नहीं, ये SO4 2- बनेगा, ये साल्ट का जो आयन है ना ये भी बनेगा, AcCl- भी बनेगा। तो आयंस जाएगा नहीं जाएगा इसमें? ये वाटर में जब भी हम किसी एसिड को या बेस को या सॉल्ट को अगर डिसॉल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी तभी पास होगी जब इसमें आयंस होंगे। अब एक बात बताइए, जब हम बेस मिलाएंगे, जैसे मान लीजिए NaOH, ठीक है, NaOH अगर हमने मिलाया तो क्या होगा? ये Na+ में ब्रेक होगा और OH- में होगा। ऐसे अगर हमने KOH मिक्स किया, क्या मिक्स किया? KOH, तो किसमें? K+ और OH- आयन में। अब एक बात बताओ, ऐसी एक और एसिड ले लें, चलो, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा ये? Mg2+ और साथ में OH-, इसके 2 आयंस बनाएगा, ठीक है नहीं? तो इससे ये ब्रेक हो रहा है। अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, तो आपको क्या लिखना है? ऑल बेसिस प्रोड्यूस OH- आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो ये भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन लिखते जाइए जो जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है? तो बात ध्यान रखना, अगर यहां पे बेस कहता ना तब भी हम कहते। अब देखो आंसर आपको क्या लिखना है, सिंपल आंसर क्या लिखना है, ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया ना भाई। इतना सब कुछ थोड़ी बताना है, बोर्ड में एग्जाम में आंसर देंगे तो हमें क्या लिखना है? केवल जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देंगे। लेकिन हम क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं इसको समझने के लिए? क्योंकि हम अपना कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ऐसा है ना कि मेरा ये मानना है कि कोई भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका केवल मैं आंसर लिख दूं, भाई इसका ये आंसर होता है, ये तो नेट पे अवेलेबल है ना। तो आपने क्या सीखा मेरी वीडियो से? मेरा मोटिव ये है, मेरा इंटेंशन ये है कि आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं ना तो कुछ ना कुछ सीख के जाएं, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिले, आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़े। तो मेरी वही मेहनत है, वही मेरी उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये टॉपिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, इसमें हम क्या बोलें, क्या लिखें, और अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे आंसर दें। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो अब हमें समझ में आ गया कि अगर हम एक्वस सॉल्यूशन अगर एसिड का होगा तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। कौन से आयन? H+ आयंस। अगर वो बेस कहता तो हम कहते। अगर वो कहे, क्वेश्चन में अगर पूछा जाए व्हाट टाइप्स ऑफ आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय बेस इन वाटर, तो आपको क्या कहोगे? कि बेसिस प्रोड्यूस OH- आयंस इन वाटर। OH- आयन देख रहे हो, ये OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके? तो अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं एक बार कि इसका, इस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर क्या होना चाहिए था। टॉपिक तो हमने समझ ही लिया है, ठीक है? चलो ओके, जरा देखते हैं एक बार अच्छे से। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसमें है, मैं लिख देता हूं फिर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, अब ये इसका एक्यूरेट आंसर है क्या? अब क्वेश्चन जो पूछा था ना उसका आंसर ये है, बिकॉज एसिड आयोनाइजेस इन वाटर। जब भी हम एसिड मिलाएंगे वाटर में तो आयनाइज हो जाएगा, आयनाइज होगा तो वो आयंस बनाएगा, आयंस होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ओके? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो पे कमेंट करिएगा। और कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी टॉपिक अगर ऐसा है कि मैंने आपको समझाया और फिर भी आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उस टॉपिक को कमेंट में भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो हो सकता है वहां पे आपका कोई डाउट क्लियर हो जाए। और हाँ, एक और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी मेहनत जो है पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब एक अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्वेश्चन में क्या है? अ स्टूडेंट डिटेक्टेड द पीएच ऑफ 4 अननोन सॉल्यूशंस A, B, C and D एज फॉलोज। उनकी सबकी पीएच हमें दी है, तो नेचर बताना है सॉल्यूशन का। इजी क्वेश्चन है, काफी समझ में भी आ गया होगा आई होप आपको, लेकिन फिर भी अच्छे से थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अच्छा, एक बात जरा सुनिए, हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा कि अगर किसी भी सॉल्यूशन की अगर पीएच 7 है तो वो कैसा होता है? न्यूट्रल। बात अगर ना लिखी हो तो आप लिख लीजिएगा, ये न्यूट्रल होता है। अगर पीएच उसकी लेस देन 7 है तो वो होगा कैसा? एसिडिक। बात ध्यान रखिएगा, ये इधर लिख देते हैं न्यूट्रल वाला।
अब इक्वल टू अगर 7 है, इक्वल टू 7 तो कैसा होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल, ठीक है, ओके। अगर मोर देन 7 है, मोर देन अगर 7 है पीएच उसकी, तो कैसा होगा वो? बेसिक। बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताइए, इसमें से किस किस कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनकी पीएच वैल्यूज जो है वो 7 के इक्वल है, या 7 से ज्यादा है, या 7 से कम है? कौन कौन से ऐसे हैं? चलो देखते हैं। ये जो है ना, इसकी 7 से कम है और इसकी 7 से कम है, यानी ये दोनों एसिडिक हैं। कौन कौन से? एक तो डी एसिडिक। कौन कौन से हैं एसिडिक? जो है एसिडिक सॉल्यूशंस आर, कौन कौन से सॉल्यूशन हो गए? एक तो डी हो गया और एक कौन सा हो गया? बी, यानी बी एंड डी। बात समझ लेना, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रल कौन सा है? 7 वाला, यानी 7 कौन सा है? ये जो है 7 वाला है आपका सी, यानी सी इज न्यूट्रल। ओके, पहली बात तो ये हो गई, एक बात ये हो गई। एंड एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और कौन सा रह गया हमारे पास? अब ये 11 पीएच है इसकी, ए की, यानी ये सॉल्यूशन ए है। ए इज कैसा है? ये बेसिक है। अब देखो इसमें क्या बात समझने वाली है, आप इसमें एक बात तेरा समझ लेना कि अगर हम बी एंड डी में कंपेयर करें, यानी बी एंड डी, इसका आंसर तो यही है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा जानकारी ले लें कि बी और डी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर इन दोनों में स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए या आपसे कहा जाए कि भाई बी एंड डी दोनों एसिडिक हैं, ठीक है, ओके, क्योंकि दोनों की 7 से कम है ना पीएच वैल्यू, तो बी एंड डी दोनों ही एसिडिक हैं। बट कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? तो आपको क्या लिखना है? ये जो डी है ना, जिसकी पीएच वैल्यू कम है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड माना जाएगा एज कंपेयर टू डी। ध्यान रखना, क्योंकि 7 पे तो होता है न्यूट्रल, जो 7 से ज्यादा दूर होगी जिसकी पीएच, वही उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? डी, क्योंकि 7 से बहुत ज्यादा दूर है। और ये जो 5 जिसकी पीएच है वो 7 के नजदीक है, तो नजदीक है यानी न्यूट्रल होने की कैटेगरी में वो आने वाला है। तो ध्यान रखना, इसमें ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आएगा। ऐसी बेस की कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं, ये समझ लेते हैं हम एक अलग से क्वेश्चन। जैसे कोई एक सॉल्यूशन है उसकी 11 है, चलो ये जो दिया है ना ए, इसकी तो 11 है, कोई और ई सॉल्यूशन दिया होता उसकी होती 13। कौन स्ट्रॉन्ग बेस माना जाएगा इसमें? इसमें ई स्ट्रॉन्ग बेस माना जाएगा, क्योंकि ये 7 से ज्यादा दूर है। मतलब 7 से ज्यादा है तो बेसिक तो दोनों है, ए भी बेसिक है और ई भी बेसिक है, बट स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? वो है ई। बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। उम्मीद है इजी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा, बट थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। अब ये क्वेश्चन है, आज हम केवल 4 क्वेश्चन देखेंगे, अदरवाइज वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम केवल 4 क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं केवल उतना ही देखेंगे, ठीक है। अब जो 4th क्वेश्चन है हमारा वो है डिफाइन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देखिए ये इंडिकेटर थोड़ा डिफरेंट है, जो सिंपल इंडिकेटर होते हैं ना उनसे थोड़ा डिफरेंट है। तो ये है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, यानी उनकी डेफिनेशन क्या है। आप एक बात ध्यान रखना कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनका ऑर्डर चेंज हो जाता है एसिडिक या बेसिक मीडियम में। ध्यान रखना, देखो अभी जो लिटमस पेपर है ना उसको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसका कलर चेंज होता है, यानी जिनकी इंडिकेटर्स की स्मेल चेंज हो जाती है, यानी ऑर्डर चेंज हो जाता है एसिडिक या बेसिक मीडियम में, उनको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन क्या है मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक है। देखिए ये है डेफिनेशन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की, क्या है? दो सब्सटेंसेस हुज स्मेल यानी या ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कैसे होते हैं? अनियन एंड वेनिला, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूं, जरा ध्यान से समझना। एक्टिविटी भी है ये आपके चैप्टर में, एक्टिविटी भी है ये आपके चैप्टर में, ठीक है। तो उसमें क्या है थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा ना तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जरा समझते हैं। आपको क्या करना है कि आपको ना कुछ कपड़े की ना स्ट्रिप लेनी है, कपड़े की, मतलब कपड़े के पीसेस, छोटे छोटे पीसेस ले लो कपड़े के। साफ कपड़ा हो, मतलब धुला हुआ एकदम साफ कपड़ा, उसकी छोटी छोटी स्ट्रिप आपको लेनी है, काट लेंगे सीजर से। तो उनकी जो स्ट्रिप है ना, छोटी छोटी जो स्ट्रिप होगी कपड़ों की, उनको हम क्या कहेंगे? अनियन लेंगे, अनियन को चॉप करेंगे यानी काटेंगे थोड़ा थोड़े पीसेस में, और अनियन के साथ उन कपड़े की जो स्ट्रिप है ना, छोटी छोटी जो स्ट्रिप्स हैं उनको साथ में रख देंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो क्लॉथ की जो स्ट्रिप्स है ना, इनमें अनियन की स्मेल आ जाएगी। होता है ऐसा,
हम अनियन खाते भी हैं तो उसमें इसकी स्मेल तो आ ही जाती है, तो उन क्लॉथ्स के स्ट्रिप्स में अनियन की स्मेल आ जाएगी। अब ये जो कप स्ट्रिप है क्लॉथ की जिसमें अनियन की स्मेल है, वो अल्फैक्टरी इंडिकेटर का काम करेगी। अब देखो कैसे करेगी, मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, फिर 2 सॉल्यूशंस लेने हैं। थोड़ा पीकर सही बनेगा, चलो ऐसा, ठीक है। ये 2 सॉल्यूशंस हैं। अब मान लीजिए आपको नहीं पता कि इसमें से कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, ठीक है। हमें 2 सॉल्यूशंस गिवन हैं, अब हमें पता करना है कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। अब हमारे पास कोई सिंपल इंडिकेटर भी नहीं है, मतलब फिनोप्थिलीन या मिथाइल ऑरेंज या लिटमस पेपर कुछ नहीं है हमारे पास केवल ये अनियन की स्ट्रिप है जिसमें अनियन की स्मेल आ रही है, यानी क्लॉथ की स्ट्रिप है। अब हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो आपको क्या करना है, ये जो आपके पास जो 2-3 क्लॉथ की स्ट्रिप होंगी 2 या 3, उनमें से एक को लेना है और एक जो सॉल्यूशन आपको गिवन है उसमें डालना है। यानी ये बात ध्यान रखना, या तो ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तब ये 2 सॉल्यूशन है। इसमें एक कोई एसिडिक है कोई बेसिक है, लेकिन हमें नहीं पता कौन सा है। हमें क्या करना है, पता लगाना है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेसिक है। तो हमें क्या करना है, एक कपड़े की स्ट्रिप लेनी है और इसमें डालनी है, जिसमें ऑनियन की स्मेल हो उसको डालिए और फिर निकालिए, ठीक है। तो जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, अगर मान लीजिए आपने डाला और निकाल लिया, अगर ये एसिडिक सॉल्यूशन है ना, तो जो अनियन की स्मेल है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। बट अगर ये बेसिक हुआ तो आपने स्ट्रिप को इसमें डाला और निकाला, तो उसमें से ना ये जो अनियन की जो स्मेल थी इसमें क्लॉथ में स्ट्रिप में, वो चली जाएगी। बात को समझ में आई नहीं आई? मतलब ये है कि अनियन की जो स्मेल होती है उसको बेस जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और एसिड डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मतलब डिस्ट्रॉय कह रहा हूं, मतलब उसको रिमूव कर सकते हैं, स्मेल को हटा सकते हैं। कौन से? बेस हटा सकते हैं, एसिड नहीं हटा सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। एक स्ट्रिप लेनी है जिसमें अनियन की स्मेल हो। वो कब मिलेगी? जब आप चॉप्ड ऑनियन के साथ कपड़े को रख दोगे, ठीक है। अब उसमें से डाल के देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने डाला, स्ट्रिप को डाला और निकाल लिया, ठीक है। अब उसकी स्मेल हमने चेक की, अगर उसमें स्मेल है अभी भी तो इसका मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन है, और अगर स्मेल उसमें से चली गई तो वो कौन सा सॉल्यूशन है? बेसिक माना जाएगा। सेम वेनिला के साथ होता है। ऐसी मान लीजिए वेनिला के साथ हम रखेंगे अनियन को, तो उसमें स्मेल आ जाएगी, स्वीट स्मेल, अच्छी सी स्मेल आती है ना वेनिला की। तो अगर बेस में डाल दिया हमने, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है और वो बेसिक हुआ, उसमें स्ट्रिप हमने डाल दी, और तो उसको हम फिर अगर इसकी स्मेल को चेक करके देखें तो उसमें स्मेल नहीं रहेगी वेनिला की, यानी बेस जो है ना स्मेल को रिमूव कर देता है। बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये थोड़े से एक्सपेरिमेंट भी थे जो हमने आपको बता दिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।